परफॉर्मेंस की एक रिपोर्ट जो चाइल्ड ऑनलाइन सेफ्टी के ऊपर है वो हाल ही में लॉन्च हुई। तो ये रिपोर्ट जो है बच्चों की ऑनलाइन सेफ्टी के कई जरूरी पहलुओं को हाईलाइट करता है। इसके अलावा इसमें नई टेक्नोलॉजी, रिसर्च एरियाज, सेफ्टी बाय डिजाइन प्रिंसिपल्स एंड कंटेंट मॉडरेशन जैसे सॉल्यूशंस के बारे में भी बात की गई है। मेरे पास इससे संबंधित कुछ सवाल है जिसमें मैं चाहता हूं कि तुम इंडियन कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए इसके बारे में हमें बताओ। तो सबसे पहला सवाल जो है वो मेरा ये कि इंडिया में बच्चों की ऑनलाइन सेफ्टी में की चैलेंजेस क्या है और इन चैलेंजेस से कैसे निपटा जा सकता है। इंडिया में बाकी देशों की तरह ही जो की चैलेंजेस हैं वो शुरू इस बात से होते हैं कि टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन उसका हम किस प्रकार से इस्तेमाल करें, ये हमें ना बड़ों को पता था तो बच्चों को कैसे पता चलता। तो बच्चों ने अपनी तरीके से ही इसको इस्तेमाल करना शुरू किया, और बहुत सारे माँ बाप तो ये खुलकर कहते हैं, और ये सत्य भी है, कि बच्चों को टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा पता है, जो कि सही बात है। लेकिन बच्चों को समाज, इंसान, एक दूसरे से कैसे बातचीत की जाए, उसके बारे में उतना नहीं पता होता। वो एक्सपेरिमेंट कर करके, तजुर्बा कर करके ही सीखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि साइबर बुलिंग हो गई। अब बुलिंग एक नॉर्मल सी चीज है, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हम थोड़ा सा एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत बढ़ जाती है। बच्चे एक दूसरे, इनको पता नहीं होता कि इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि इंटरनेट पे की हुई बुलिंग बार बार घूम घूम के आती है। फेसबुक में मेमोरीज में 10 साल पुरानी मेमोरी के नीचे किसी ने कुछ उल्टा सीधा कमेंट लिखा होगा तो फिर से घूम करके आ जाएगा। तो साइबर बुलिंग की एक बहुत बड़ी परेशानी हो गई। दूसरी चीजें जो हम ऑनलाइन सेफ्टी में देख रहे हैं, जिसको नॉन कंसेंशुअल इंटीमेट इमेज अब्यूज कहा जाता है, साधारण भाषा में सेक्सटॉर्शन, कि किसी की निजी फोटो या वीडियो आपके पास है और आप उस पे उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं। जब हम लोग पिछले साल ड्राइव फॉर डिजिटल सेफ्टी में स्कूलों में गए, तो थर्ड फोर्थ की क्लासेस में हमको सेक्स टॉर्शन की कंप्लेन स्कूल वालों ने बताई। तीसरी चीज वो है ड्रग्स और अल्कोहल रिलेटेड, कि भारत में जैसे एक नियम है कि स्कूल के 50 मीटर के दायरे में कोई पान की दुकान नहीं हो सकती। अब सोशल मीडिया, इंटरनेट, गेमिंग के चलते ये ड्रग की दुकान स्कूल के अंदर घुस गई, और ड्रग डीलर्स ने छोटे छोटे बच्चों को ही अपना पेडलर बना दिया है। तो वही परेशानियां जो एक बच्चे के जीवन में पहले थी, वही एक बहुत बड़े स्तर से अब उनके कमरों में घुस गई है। और जो क्रिमिनल है उसको असली में बच्चे से मिलने की जरूरत नहीं है। वो चाहे तो फोन के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, टैब और लैपटॉप के द्वारा आपके बच्चे से सीधी बात कर पाता है। तो साइबर बुलिंग नंबर वन, सेक्सटॉर्शन नंबर टू, एंड नंबर थ्री इज ड्रग्स सेल्स। और इन तीनों से जुड़ा हुआ एक बहुत ही बड़ा और गहरी बात, जो कि है मेंटल हेल्थ, कि अब हम छोटे बच्चों में स्ट्रेस और एडिक्शन जैसी परेशानियां देख रहे हैं, जो कि अगर आज से 30-40 साल पहले सोचा जाए तो बहुत ही कम थी तब भी, लेकिन बहुत ही कम। अच्छा, तो ये यार बच्चों की प्रॉब्लम्स के बारे में तो बात करते हैं हम हमेशा, क्योंकि हमारा चलो काम भी वही है। तो ये बच्चों की जो ऑनलाइन सेफ्टी की जो पॉलिसीज की जो डिसीजन मेकिंग होती है, क्या इसमें बच्चों के पर्सपेक्टिव और उनके एक्सपीरियंस को इंटीग्रेट किया जा सकता है क्या किसी तरीके से। बहुत बहुत ही अच्छा सवाल है। बल्कि ये बातें विदेश में तो शुरू हो ही गई हैं। अगर आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को देखिए, अमेरिका को देखिए, हिंदुस्तान में कुछ छोटे छोटे जगहों पर कुछ एनजीओ ऐसी बातें शुरू कर रहे हैं, लेकिन एक राष्ट्रीय स्तर पे ऐसी एक रिपोर्ट जो मिनिस्ट्री के पास जाए, फिर वो उसको पढ़े और बच्चों का एक डेलीगेशन उनसे जाकर के मिले, ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। छोटी छोटी बातें होती रहती हैं कॉन्फ्रेंस में, लेकिन ये करना बहुत जरूरी है। यूनाइटेड नेशंस को देखें, यूनिसेफ को देखें, वो एक बात कहते हैं कि भाई बच्चों का भी इसमें एक से है, वो भी कुछ अपनी बातें कहना चाहते हैं। तकनीक का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, इससे इस्तेमाल होने से बचना है, ये वाली बात है। और ये जो दूसरी बात है ना, ये बड़े ही समझ सकते हैं ये बात, क्योंकि 18 साल के नीचे के लोग वोट नहीं करते। तो 18 साल के ऊपर के जो नागरिक हैं, उनको अपने युवा और अपने बच्चों के लिए ऐसे नियम कानून बनाने पड़ेंगे ताकि वो बच्चे सुरक्षित रहें। और ये नियम कानून बनाते हुए बहुत आवश्यक है कि हम बच्चों की भी बात सुने, उनको भी इस रिसर्च में जोड़ें,
और उनके भी नजरिए से तकनीक को देखें। ये बच्चों के ऑनलाइन सेफ्टी में मतलब टेक्नोलॉजी जो आज है, जिस तरीके से एआई के आने के बाद जिस तरीके से जिस स्पीड से हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का क्या रोल हो सकता है, और इसमें हाल फिलहाल तुम्हें कोई ऐसा प्रॉमिसिंग सॉल्यूशन नजर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से जूलियन इमांट ने जो बड़ा अच्छा काम किया है सेफ्टी बाय डिजाइन का, कि आप पहले दिन जब आप प्रोडक्ट शुरू करते हो ना, उसी दिन सोचो। जैसे कि हम लोग भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं रैंगा में, कॉन्ट्रेल्स में, सोशल एंड मीडिया मैटर्स की तरफ से। तो पहले दिन पे यही सोचा जाता है कि यार कैसे इसे ज्यादा से ज्यादा लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, और इसको चलाने के लिए हमको पैसा कैसे मिलेगा। उसी के साथ आपको सोचना जरूरी है उसी दिन, शून्य पहले दिन पे, कि क्या इसका दुरुपयोग हो सकता है। किसी भी तकनीक का सदुपयोग और दुरुपयोग, ये दोनों जो व्यक्ति बना रहा है उसे सोचना जरूरी है। मार्क जकरबर्ग ने बहुत साल पहले, 20 साल पहले किया था, मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स। अब समय ऐसा आ गया है कि इंटरनेट ऐसा टूट फूट गया है, खास करके बच्चों की सुरक्षा के लिए, कि सब लोग कह रहे हैं नहीं भैया, तोड़फोड़ थोड़ी बंद करो। ऐसी गाड़ी जिसमें ब्रेक ना हो वो गाड़ी रोड पे नहीं आनी चाहिए। इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कोई भी तकनीक आप उसको कह लीजिए, मेटावर्स, इसका वर्स उसका वर्स, अगर उसमें सुरक्षा नहीं है तो वो लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। क्योंकि यहां पर आकर के मैं इनोवेशन के खिलाफ हो जाता हूं। अगर एक भी बच्चे को परेशानी हो रही है तो उस तकनीक को हमें फिर से चेक करना चाहिए और रिसर्च और डेवलपमेंट करना चाहिए, ताकि किसी को भी परेशानी ना हो। और अगर हम ये गाड़ियों के लिए कर सकते हैं, अगर हम ये दवाइयों के लिए कर सकते हैं, कोविड वैक्सीन में भी इतना समय इसीलिए लगा क्योंकि लोगों को उस पर टेस्ट करना पड़ा। तो हम मनोरंजन के लिए बनाए हुए एक इंटरनेट के टूल, गेम या प्लेटफॉर्म के लिए भी ये कार्य किया जा सकता है। और पूरी दुनिया में अब इसकी बातचीत शुरू हो चुकी है। तो इनोवेशन बिल्कुल होना चाहिए, और बहुत सारे भारतीय एंटरप्रेन्योर्स कर रहे हैं। साथ में ही मैं उन सभी दोस्तों से यही अपेक्षा करूंगा कि वो पहले दिन सुरक्षा के बारे में सोचे, दुरुपयोग के बारे में सोचे। अभी पिछले हफ्ते ही एप्पल ने, एप्पल का जो आईओएस स्टोर है उससे ऐसी एप्स हटाई हैं जो कि डीप न्यूड्स बना देती थी, मतलब कि किसी की भी एक नेकेड पिक्चर बना देती थी उनके चेहरे के साथ। ये एप्स एप्पल ने हटाई हैं, राइट। तो इंडस्ट्री भी इस डायरेक्शन में चल रही है। एज अ यूजर, एज अ सिटीजन, एज अ पॉलिसी मेकर, हमें सोचना पड़ेगा कि जो आ रही है टेक्नोलॉजी, और बड़ा अच्छा समय है ये, क्योंकि हर नए चुनाव में हमको ये मौका मिलता है कि जो नई सरकार आएगी, जब डिजिटल इंडिया एक्ट आएगा, तब क्या हम इसको और ज्यादा सुरक्षित बना सकते हैं, और हमें बनाना भी चाहिए। यार एक चीज ना, मैं ये कई बार सोचता हूँ कि इतना जो टेक्नोलॉजी में जो इतना डेवलपमेंट है, कई बार जैसे ऐसे बोला जाता है कि अगर देखिए डेवलपमेंट अगर किसी चीज का होगा ना कहीं किसी ना किसी चीज को नुकसान झेलना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे अगर बड़ी बड़ी सिटीज या मेट्रो सिटीज को अगर डेवलप किया जा रहा है, तो क्या होता है कि बड़े बड़े पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगलों को हटाया जा रहा है, ठीक है। और ऐसा हमारे इंडिया में ऐसा ये इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। तो इस बात से किस हद तक सहमत है कि यार टेक्नोलॉजी को अगर फुल स्पीड से आगे बढ़ाना है तो कुछ लोगों को उसका नुकसान झेलना पड़ेगा? क्या ये सही है? नहीं, मैं तो पेड़ काटने के खिलाफ भी हूँ, असहमत हूँ। मैं उसको डेवलपमेंट नहीं मानता। देखिए, प्रॉफिट तो बहुत सारी चीजों से हो सकता है। सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग से, ड्रग के धंधे से, नाजायज बंदूकें के धंधे से, नाजायज शराब के धंधे से। इनसे बहुत प्रॉफिट होता है। इसीलिए खाली प्रॉफिट देख करके डेवलपमेंट नहीं हो सकता। आप एक गेम के इनोवेशन के लिए कितने बच्चे मरने चाहिए, या तो हम पहले ये डिसाइड कर ले इतने बच्चों की मौत ठीक है, या उस माँ बाप से जाके पूछे जिनका बच्चा अडिक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि भैया वो एक गेम खेल रहा था। ये जो एक छोटी सी डिवाइस है ना, इसको गरीब मध्यम वर्गीय हिंदुस्तान, जो कि ज्यादा हिंदुस्तान है, 90% हिंदुस्तान के माँ बाप अपना पेट काट के अपने बच्चों को देते हैं। अब उस माँ बाप के बारे में आप सोचिए कि हम लोग वहीं से आते हैं। शायद नेशनल पॉलिसी लेवल पे लोग हमारी बात ना सुने, लेकिन हम लोग स्कूलों में काम करते हैं, कॉलेज में काम करते हैं, माँ बाप के साथ काम करते हैं। उस पिता ने, उस माँ ने अपना पैसा बचा के वो फोन खरीदा, 10,000 का, 5,000 का। उससे बच्चा बीमार हो गया। आपको पता है ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है उस माँ बाप के लिए। मैं अपने बच्चे को कुछ दूं, उससे उनकी तबीयत खराब हो जाए, ऐसा तो कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा। तो तकनीक बनाने का, और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये टिम कुक कह रहे हैं, खुद मार्क जकरबर्ग कह रहे हैं कि हमें ऐसे पारदर्शी नियम चाहिए ताकि तकनीक भी बनती रहे और सुरक्षा भी हो।
बना करके टेस्ट करके। एआई की एक बड़ी अच्छी बात मुझे ऐसी लगती है, हम लोग इसको यूज कर सकते हैं टेस्टिंग में, कि हम सैकड़ों करोड़ों सिनेरियो में एक ऐप को टेस्ट कर सकते हैं कि इसका दुरुपयोग ना हो। वो चीज जिस एक्सपेरिमेंट को करने में शायद पहले 10 साल लगते थे, अब 10 मिनट में हो सकता है, क्योंकि एआई के पास वो पावर है। तो आइंस्टाइन जो कि दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट माने जाते हैं, उन्होंने एक साधारण सी बात कही कि भैया देखो, तकनीक के कोई मॉरल नहीं होते। उसे नहीं पता है सही या गलत क्या है, उसको बनाने वालों को पता है। तो पैसे की होड़ में हम लोगों को नहीं सैक्रिफाइस कर सकते, ये एक सत्य है। पेड़ काटे गए, अब दिल्ली में कोई नहीं ले पा रहा है सांस, क्या करेंगे इस शहर में रह करके? चेन्नई में बाढ़ आ रही है। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल नहीं हो पाएगा उस चीज को ध्यान में अगर रखेंगे तो। ओके। बिल्कुल, और बैंगलोर में पानी नहीं। अब आप ये सारी कठिनाइयां जब आपको पता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बनती है, और इसको हम धीरे धीरे रिलीज कर सकते हैं टेस्ट करके। इसमें किसी किसी को भी कोई हानि नहीं होनी चाहिए, इतनी होड़ नहीं होनी चाहिए प्रॉफिट कमाने के लिए कि उससे लोग मर जाए, उससे मानसिक संतुलन बच्चों का खो जाए। आई थिंक हमें इसके बारे में सोचना ही पड़ेगा। अगला सवाल मेरा ये है कि जो जो पॉलिसी मेकर्स है उन्हें कौन सी बातों को प्रायोरिटी देनी चाहिए जिससे डिजिटल स्पेस में बच्चों की ऑनलाइन सेफ्टी को बेहतर बनाया जा सकता है। मुझे लगता है इसका इसका सोल्यूशन लॉन्ग टर्म ही है। हमको अपने स्कूल और कॉलेज में ये सेफ्टी बाय डिजाइन, ऑनलाइन सेफ्टी, मोरालिटी, ये पढ़ानी बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जो लोग इस टेक्निक का इनोवेशन कर रहे हैं, ये देखिए, ये बाहर से नहीं आ रही है, हमारे ही समाज से पनपे हुए लोग हैं। अगर पहले दिन से ही बताया जाए, जैसे कि बिजनेस में होता है कि भाई मुनाफा कमाना है, वैसे ही आपको अपना टूल को सुरक्षित बनाना है। ये आपको पहले दिन से, आपको क्लास, स्कूल में, आईआईटी में, कॉलेज में जो वीसी आपको पैसा दे रहा है, इन सारी जगहों पे बात करनी है। कि सबसे पहली चीज फिर से आती है एजुकेशन। हमको इस पे पढ़ाई करनी पड़ेगी, लोगों को ये बात बतानी पड़ेगी। दूसरी चीज, जब भी हम कोई भी नियम बनाए, पॉलिसी बनाए, तो हम सब लोग, समाज के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, अलग अलग तबके के, भले ही वो स्कूल हो, भले ही हमारे जैसे एनजीओ हो, वकील हो, पुलिस हो, सबसे मिलके बात करनी पड़ेगी कि हम ये नियम बना रहे हैं, आपको क्या लगता है। कठिनाई ये होती है कि जब भी आप 100 लोगों की बातें सुनने चलोगे, तो वो प्रोसेस बड़ा लंबा होता है। लेकिन इस इतने बड़े विशाल देश में, जिसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग हैं, अलग अलग आर्थिक स्तर के लोग हैं, अलग अलग मजहबों के लोग हैं, वहां पर हमें सबकी बात सुन करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो पॉलिसी मेकर्स के लिए रिसर्च बहुत जरूरी है, पॉलिसी मेकर्स के लिए डिसीजन डिस्कशन बहुत जरूरी है, और समय देना पड़ेगा इस बात को। ये आपकी मेरी सोच से इसका खाली सुझाव नहीं निकलेगा। हमें उन एंटरप्रेन्योर्स को भी लाना पड़ेगा टेबल पे जो ये टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। हमें उन बच्चों को लाना पड़ेगा, टीचर्स, माँ बाप। तब जाकर के ये पूरी बात बन पाएगी कि एक पॉलिसी बने जो कि एक देश की पॉलिसी हो। हम जितनी बार भी ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में बात करते हैं ना, तो आप ये वर्ड हमेशा यूज करते हैं, सेफ्टी बाय डिजाइन। तो जिस सेफ्टी बाय डिजाइन की बात आप हर बार करते हैं उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा बच्चों की ऑनलाइन सेफ्टी के लिए कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। इसको जब भी हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई भी चीज, कोई भी एक नया प्लेटफॉर्म, कोई भी नया गेम, हमको, और ये लोग करते हैं बेसिकली साइबर सिक्योरिटी के लिए किया जाता है, इसको रेड बॉलिंग कहते हैं। रेड बॉल, ब्लू बॉल, दो टीमें बनती हैं, और वो यही कोशिश करती है कि इसका दुरुपयोग कैसे होगा और हम इसको कैसे रोके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में इस शब्द को गार्ड रेल कहा जाता है आजकल, कि इसका दुरुपयोग कैसा ना हो। तो ये चीज आ चुकी है। बस कठिनाई ये है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स इतने बड़े हो चुके हैं कि इसमें सेफ्टी बाय डिजाइन को लागू करना उतना मुश्किल है। जैसे कि जब हम एक किसी बिल्डिंग का ढांचा बनाते हैं, तो जब तक वो पेपर पे होता है, उसके अंदर फायर फाइटिंग कितनी आसान है। लेकिन अब कुतुब मीनार बन गया या ताजमहल बन गया, अब इसमें अगर फायर फाइटिंग करनी पड़े या उसको डिजाइन को लाना पड़े, तो बहुत सारी दीवारें तोड़नी पड़ेगी। उसी प्रकार से जब एक प्लेटफॉर्म बड़ा हो जाता है, तब सेफ्टी इंप्लीमेंट करनी उतनी मुश्किल और उतनी महंगी हो जाती है। किया जा सकता है, इन थ्योरी किया जा सकता है, लेकिन क्या वो प्लेटफॉर्म फिर प्रॉफिटेबल भी रहेगा, क्या वो एक बिजनेस रहेगा, क्या वो चल भी पाएगा? इन पे सवाल उठेंगे, और उठ भी रहे हैं। अगर आप टिकटॉक की सारी बातें सुन लें अमेरिका में, तो सबसे बड़ी कठिनाई यही है कि उसका बिजनेस मॉडल जो है डेटा पे चलता है। तो सेफ्टी बाय डिजाइन की साधारण सी बात है कि कौन इसको इस्तेमाल करेगा, कितना इस्तेमाल करेगा, हम कितना पैसा कमाएंगे। उसके साथ चौथा पॉइंट, जो इसको इस्तेमाल करेगा कैसे वो सुरक्षित रहेगा। बस
ये आपको पहले दिन से हर दिन सोचना पड़ेगा, और कोई बात नहीं है। जैसे कि आप एक घर बनाते हो, तो आप हमेशा देखते हो छत सर पे ना गिर पड़े, फ्लोर नीचे ना टूट जाए, पानी ना आ जाए, आग ना लग जाए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पहले दिन सोचा फिर छठे दिन सोचा, तो बीच के 4 दिन का क्या। सबकी सुरक्षा हर दिन आपको सोचनी ही पड़ेगी, उसके बगैर ये संभव नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जो हर दिन बदलती जाती है, और हमें इसके बारे में हर दिन सोचना पड़ेगा। तो तुम्हारे हिसाब से मतलब तुम ये बोल रहे हो कि प्रोडक्ट जब बनाना शुरू किया जा रहा है तो पहला स्टेप जो है जिसको अभी सबसे आखिर में डिस्कस किया जाता है या जिसके बारे में सबसे आखिर में बात की जाती है, या फिर जब तक कांग्रेस हियरिंग जैसी कोई मीटिंग ना हो उसके बाद बातचीत की जाती है, उसका सबसे पहले किया जाना चाहिए तो बिल्कुल सेफ्टी बिल्कुल। लाइट। अभी पिछले 6 महीने की मैं आपको बात, छह नहीं सॉरी 3 महीने की मैं बात बता रहा हूँ। मैंने करीबन 70-80 भारतीय कंपनियों से बात की है जिनका रेवेन्यू 50 करोड़ से कम है। उनको टेक्नोलॉजी की दुनिया में छोटा माना जाता है, और उनका सीधा सा जवाब है कि अगर कोई परेशानी होगी तो हमारा वकील केस लड़ लेगा। ओके। सीधा सा जवाब है, और ये एकदम सत्य बात है। और जितने लोगों की 50 करोड़ से छोटी कंपनियां हैं, किसी से भी आप जाके पूछ लीजिए, सब खुल के बोलेंगे। तो जो यूरोप कर रहा है ना, उससे थोड़ा सीखना चाहिए कि आप फाइन इतना बड़ा कर दो कि वकील सस्ता ना पड़े। हिंदुस्तान के फाइन आज भी टेक्नोलॉजी के जमाने में 500 रुपए, 5,000, 1 लाख रुपए है। इससे ज्यादा का ऐड तो 1 घंटे में कर देते हैं। ये मैं विज्ञापन की बात कर रहा हूं, मैं अभी सैलरी पे तो आया ही नहीं। तो जब तक ये दोनों चीजें मैच नहीं करेंगी ना, कि भाई टेक्नोलॉजी बनाना सस्ता है, फाइन इतना बड़ा कर दीजिए कि वो ऐप मार्केट में आने का ही ना सोचे जब तक कि वो सेफ्टी ना हो। तो सैडली एंड ट्रूली ये बात डंडे से ही चलेगी, क्योंकि जब तक नियम नहीं आएगा कोई इस बात को नहीं मानने वाला, और हिंदुस्तान में तो बिल्कुल ही नहीं मानने वाला। हम तो नियम आने के बाद भी कुछ समय लेते हैं कि भाई जरूरी है तभी मानेंगे इस बात तो बच्चों के केस में कौन सी स्ट्रेटजीज और टेक्नोलॉजीज ऐसी हो सकती हैं जो कंटेंट मॉडरेशन प्रैक्टिसेस को इनहेंस कर सकती है? को। अभी जैसे कंटेंट मॉडरेशन पे रिसर्च कर रही है हम लोग की को फाउंडर अर्निका, उसमें से तो बात निकल के आई बाहर कि कितनी बुरी तरीके से कंटेंट मॉडरेशन होता है। राइट, कंटेंट मॉडरेशन बस कहने के लिए है, दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। तो मैं तो बार बार वही बात कहूंगा कि जो टर्म्स ऑफ सर्विस प्लेटफॉर्म की है, जो देश का नियम कानून है, इसको अगर हम पूरा मान ले। भारत के नियम कानून बहुत अच्छे हैं, बड़े समझदार लोगों ने लिखे हैं, और बड़ा समय लेकर के लिखा है। कठिनाई ये है कि इस नियम कानून को माना नहीं जा रहा, पहली बात। दूसरी बात, जो प्लेटफॉर्म है अगर वो सेफ हो या वो अनसेफ हो, उससे उसके प्रॉफिट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं क्यों सेफ्टी पे पैसा खर्च करूं, और मैं क्यों सेफ्टी पे पैसा। आपको बिजनेस को एकदम बिजनेस की तरह देखना पड़ेगा, और कोशिश करनी पड़ेगी कि जो प्लेटफॉर्म ज्यादा सेफ है उसका, या तो आप टैक्स रिडक्शन दीजिए, उनको किसी तरीके से मोटिवेट कीजिए कि वो ये चीज करें। भले ही वो डंडे के जोर पे हो, नियम के जोर पे हो, भले ही वो टैक्स रिबेट के जोर पे हो। प्लस जो काम आप और मैं कर रहे हैं ये बहुत बड़े स्तर पे होना चाहिए, कि माँ बाप और स्कूल्स को एक बात पता रहे कि ये टेक्नोलॉजी सेफ है, ये टेक्नोलॉजी अनसेफ है। नेटफ्लिक्स में पेरेंटल कंट्रोल्स हैं, इस प्लेटफॉर्म में पेरेंटल कंट्रोल्स नहीं है। यहाँ पर डिज्नी जो है ऐसा कंटेंट बनाता है जो बच्चों के लिए सेफ है, ये प्लेटफॉर्म ऐसा कंटेंट बनाता है जो बच्चों के लिए सेफ नहीं है। तो इसकी जागरूकता जब तक माँ बाप और स्कूलों में नहीं आएगी, तब तक जो प्लेटफॉर्म है वो उसके बारे में नहीं सोचेगा। अमेरिका में भी ऐसा नहीं है कि लोग ज्यादा अच्छे हैं, या यूरोप में नहीं है कि लोग ज्यादा अच्छे हैं। वहां के नियम ज्यादा सख्त हैं, और सबको मानने पड़ते हैं। हमारे भी नियम सख्त है, बस ये है कि हमारे फाइन बड़े छोटे हैं, ओके। या उनको इतना इंपॉर्टेंटली नहीं सुना जा रहा। भारत के हर कोर्ट में हर बड़े प्लेटफॉर्म के खिलाफ केस चल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा। बस थोड़ा सा वक्त है। मुझे ऐसा लगता है कि अगले 1-2 साल में हमारा काम बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि भारत के नियम बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाले हैं, और सारे प्लेटफॉर्म्स को ये बात सुननी पड़ेगी। तो ये नियम सख्त होने की वजह यही कि जो जिस तरीके के केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, भारत में सेक्सटॉर्शन एक एपिडेमिक है। मतलब ये मैं नहीं कह रहा, एनडीटीवी की रिपोर्ट कहती है। करोड़ों रुपए, दिन के करोड़ों रुपए खाली सेक्सटॉर्शन की वजह से क्रिमिनल गैंग्स कमा रहे हैं। और हमारे पास हमारी छोटी सी जो हेल्पलाइन है, जिसका हम ज्यादा विज्ञापन भी नहीं करते, अगर वहीं पे इतने सारे केसेस आ रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जो डर में, दबाव में इसका पैसा दे देते हैं, खास करके स्कूल के बच्चे। बहुत सारे लेयर्स हैं इसके बारे में। और भारत साइबर क्राइम का हब बनता जा रहा है। इसके अंदर ये जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सुन रहे हैं, तो इस वीडियो के जरिए हम आप लोगों को यही बताना चाहते थे कि दो तीन बहुत बड़ी बड़ी चीजें जो अभी
इंडिया में जो मुद्दे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बच्चे जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको क्या क्या चीजों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो ये कि सेफ्टी बाय डिजाइन जिसका जिसका ध्यान हम सबसे आखिर में आके जिसके बारे में हम बात करते हैं। दूसरा ये कि हमारे नियम और कानून जो है वो भी कुछ खास ऐसे कड़े नहीं है जिसका डर प्लेटफॉर्म्स को हो। और तीसरा जिसके बारे में अमिताभ ने बात की कि कंटेंट मॉडरेशन, अगर आप कंप्लेंट कर भी रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन कुछ बहुत जल्दी से निकल के नहीं आता है। तो उस दौरान जितना समय उसके लिए लिया जा रहा है वो समय बहुत ज्यादा लिया जा रहा है, उस दौरान काफी हादसे हो जाते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो जो है उन लोगों तक भी पहुंचे जो जिनके ये प्लेटफॉर्म है, जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं। अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसे सवाल है जो हम अमिताभ से पूछ सकते हैं या आप पूरी सोशल मीडिया मैटर्स की टीम से पूछ सकते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दीजिए। अगली किसी वीडियो में आपके उन्हीं सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। आप कुछ और बोलना चाहेंगे अमिताभ कुमार? कोई भी सवाल हो तो पूछिए, साथ में हम लोग उस जवाब को ढूंढेंगे। और एक ही वादा कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा वेरीफाइड और सच्ची जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, जिसमें डेटा रहेगा। ये सारी बातें मनगढ़ंत या हमारी सोच की नहीं है। इसके ऊपर हम लोग हर दिन पढ़ाई करते हैं, काफी घंटे बिताते हैं, तब जाकर के ये बातें निकल करके आती हैं। और जिनके प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे तो बस खाली एक विनती है कि प्लीज इसको और सुरक्षित बनाइए। अभी आप बहुत और आगे काम कर सकते हैं। और टेली परफॉर्मेंस, और हमारे मित्र समीर हिंदुजा ने इसके ऊपर काम किया है, तो प्रोफेसर समीर, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसी रिपोर्ट निकाली। और मैं तो बाकी कंपनियों से भी ये विनती करूंगा कि ऐसी और रिपोर्ट मिला निकालिए, ताकि हम उसके बारे में पढ़ के और जानकारी प्राप्त कर सकें। ताकि ऐसे ही हम और इंटरव्यूज आपस में करते रहें, उसमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा सा और ऐड करके हमारा काम भी आसान हो जाता है। तो यस ऑफ कोर्स, जैसे कि अमिताभ ने कहा कि हमारी खुद की कोई बातें तो होती नहीं है, हम ये सारी रिपोर्ट्स को पढ़ के उसके बाद ये सवालों को एक दूसरे से आपस में डिस्कस करते हैं। तो इस इंटरव्यू में इतना ही। थैंक यू गाइस। थैंक्स अमिताभ। यू बाय।